गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो आपको ना सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश देखने को मिलेगा। दरअसल में आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा बुलडोजर के बारे में। बुलडोजर जस्टिस भी कुछ लोग इसको बोलते थे। एक्चुअल में क्या होता था ना, पिछले कुछ समय के अंदर कुछ एक स्टेट्स के अंदर खासकर ये मुद्दा हमें देखने को ज्यादा मिलता था कि अगर मान लो कोई पर्सन है, उसके ऊपर ना कोई क्राइम के चार्जेस लगे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, चार्जेस लगे हैं, एक्यूज्ड है सिर्फ। अभी उसको यहाँ पे कॉन्विक्ट किया भी नहीं गया, ठीक है, पूरा प्रोसेस चलेगा। पर जब वो एक्यूज होता था ना, तो काफी बार जो लोकल अथॉरिटीज होती थी वो जाकर उसके घर को ढहा देती थी, उसके घर को तोड़ फोड़ कर दी जाती थी। ये एग्जाम्पल आपने काफी सारे स्टेट्स में देखा होगा, पर उत्तर प्रदेश में ये बहुत ही कॉमनली देखने को मिल रहा था। बार बार वहां से खबरें ऐसी आ रही थी। तो ये मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बहुत ही सख्ती से ये बात करी है कि आप किसी का घर ऐसे कैसे डिमोलिश कर सकते हो, ऐसे कैसे किसी का घर ढहा सकते हो, जस्ट बिकॉज कि वो किसी के एक केस में अक्यूज्ड है। हमारे पास तो लॉ तब भी किसी का घर ढहाने के लिए नहीं कहते जब वो कॉन्विक्ट हो जाए। आप यहाँ पे अक्यूज के केस में ही उसका घर ढहाए जा रहे हो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्ती से यहाँ पे पेश आए हैं। प्लस एट द सेम टाइम ये भी बोला है कि यहाँ पर वो गाइडलाइंस ले डाउन करेंगे, पूरे प्रोसेस को डिजिटलाइज करेंगे ताकि कोई भी अथॉरिटी ऐसी चीज का मिसयूज ना कर पाए। तो ये जो मुद्दा आपको पिछले कई सालों में देखने को मिल रहा था बुलडोजर जस्टिस का, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब ये बात नहीं चलेगी। हाँ, किसी ने अपनी जगह के ऊपर, मतलब अपनी जगह नहीं, किसी ने अवैध निर्माण अगर किया है तो वो चीज करी जा सकती है प्रॉपर नोटिस देने के बाद। पर ये कि किसी ने कोई क्राइम किया है तो, या क्राइम के लिए अक्यूज्ड है, उसका आप घर ढहा दोगे, वो चीज गलत है। यहां पर डिफेंड करते हुए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये भी बोला गया कि हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं, जो म्यूनिसिपल लॉज हैं, वहां पर ये चीज मेंशन्ड है। पर वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो तभी है जब अवैध निर्माण हो। अवैध निर्माण को ढहाने के अगेंस्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट, पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि कोई पर्सन ने कोई क्राइम के ऊपर अक्यूज्ड है, उसका उसका आप जाके फटाफट घर ढहा देते हो, ये चीज लॉ के अगेंस्ट है। कहीं पर भी लॉज के अंदर ये बात नहीं लिखी गई। उसके अलावा देखो, मैं बात करूं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, आप जानते हो कल भी हमने डिस्कस किया था, फ्लड्स की सिचुएशन बनी हुई है। आंध्र प्रदेश में दरअसल ना एनुअल एवरेज से 27% ज्यादा हमें रेनफॉल देखने को मिली है, जिस वजह से बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो हमें उम्मीद यही है कि बहुत जल्दी से जो सिचुएशन है वो यहाँ पे नॉर्मलाइज हो जाएगी एंड लोग अपने घर वापस जा पाएंगे। दोस्तों, डेट है आज की 3 सितंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। देखो, पेरिस के रिगार्डिंग ना एक पिछले काफी टाइम से एक मुद्दा चल रहा है, वो है मुद्दा विद रिगार्ड्स टू जिंक रूफर्स। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, क्या आप लोगों ने पेरिस की छत देखी है? चलो आप नहीं गए होंगे मान लो, पर वैसे फोटोज में देखी होंगी और आपने रियलाइज किया होगा कि पेरिस की छतें बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। इस खूबसूरती के पीछे ना, इस आर्किटेक्चर के पीछे एक मेजर रीजन इसकी छतों के ऊपर ये जो आपको जिंक रूफर्स देखने को मिल रहे हैं, जिंक रूफ्स आपको देखने को मिल रही हैं, वो चीज है। आप दूर से देखोगे ना, आपको इसकी छत बहुत ही बढ़िया लगेंगी पेरिस के पूरे शहर की। क्या है ये? जिंक रूफ्स यहाँ पे बनाई गई हैं। अब आप पूछेंगे कि छतों के ऊपर जिंक यूज किया गया है, ऐसा क्यों? देखो, ये कोई आज का नहीं है, ये 200 साल से भी ज्यादा से पेरिस के आर्किटेक्चर का पार्ट रहा है। अब एक्चुअल में होता क्या है ना, जिंक को इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि जिंक अपने आप में बहुत ही ड्यूरेबल है, बहुत लंबे समय तक चलता है, वेदर रेजिस्टेंट होता है। प्लस एट द सेम टाइम जिंक को ना आप अलग अलग डिजाइन के अंदर यहाँ पे ढाल सकते हो। तो ये सारे फायदे जिंक के कॉरस्पॉन्डिंग देखने को मिलते थे। प्लस इसके जो अलग अलग सॉफ्ट ग्रे टोन्स हमें देखने को मिलती हैं, उस वजह से देखने में बहुत बढ़िया ये लगते थे। तो इस वजह से तो पॉजिटिव चीज तो ये डेफिनेटली ये थी। नेगेटिव चीज इसके कॉरस्पॉन्डिंग पिछले कई सालों में जो बताई गई वो ये था कि एक्चुअल में ना जिंक है, वो जिंक अपने आप में हीट का बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जॉर्बेंट है। तो कई बार पता क्या होता है, गर्मियों के समय के ऊपर क्या होता है, सन रेस को रिटेन कर लेता है। तो कई बार जो अंदर का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई हो सकता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर आने से बढ़ जाता है। एक तरह से आप इसको ग्रीन हाउस वार्मिंग ही कह सकते हो। या फिर इवन ऐसा भी देखा गया कि ये जो आपका जिंक है ना, ये अर्बन हीट आइलैंड के कॉरस्पॉन्डिंग उसमें रोल प्ले कर रहा है। एक्चुअल में क्या है ना, पेरिस का जो टेम्परेचर है वो आसपास की जगहों से काफी ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और उसके पीछे एक कारण इस जिंक को भी माना गया, विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अर्बन हीट आइलैंड। ठीक है, तो ये सब तो मुद्दा कई सालों से चल रहा था। अब यहाँ पे पेरिस ने क्या किया है, पेरिस ने ना जिंक रूफर्स के लिए यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस की डिमांड करी है। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है? देखो, यूनेस्को के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। एक तो यूनेस्को में आती है टेंजिबल हेरिटेज, जैसे आपका कोई भी आपका जैसे ताजमहल हो गया, राइट, ये टेंजिबल हेरिटेज वाली सिचुएशन है। या फिर आपका ठीक है, जैसे आपका ये जो आपकी केव्स होती हैं, अजंता एलोरा हो गया, ये टेंजिबल हेरिटेज के अंतर्गत आती हैं। पर कुछ होती है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बात करूं ना इंडिया की,
तो इंडिया के केस में आपको इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में अंदर 15 ट्रेडिशनल रिचुअल्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं संस्कृत थिएटर कुटियट्टम की, ये आपको केरला में देखने को मिल जाएगा। अब केरला का ये थिएटर है ना, इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, इसको आप टच नहीं कर सकते। उस तरह से वैदिक चैंटिंग हो गया, रामलीला हो गया, ठीक है, रामलीला आप एक्सपीरियंस करते हो। रम्मान हो गया जो कि आपका रिचुअल थिएटर है गढ़वाल हिमालयस का। उसके अलावा जो छाऊ डांस आपको वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कालबेलिया फोक सॉन्ग्स एंड डांस ऑफ राजस्थान, मुदियट्टू हो गया जो कि केरला का ही आपको रिचुअल थिएटर एंड डांस ड्रामा देखने को मिल जाएगा। बुद्धिस्ट चैंटिंग आपको देखने को मिलती है। संकीर्तन आपको मणिपुर से डांस देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जो ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट है जंडियाला गुरु पंजाब का, एंड नवरोज हो गया, योगा, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा कोलकाता की, और गुजरात का गरबा, ये सारे 15 आपके यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज में आते हैं। यानी कि इनको आप एक्सपीरियंस करते हो, इनको आप यहाँ पे टच नहीं कर सकते। तो ये वही सारी चीजें होती हैं जो अपने आप में ना सिर्फ पास्ट में अवेलेबल थी, बट आज के समय के ऊपर भी अर्बन प्रैक्टिसेस में भी इनको यूज किया जाता है। कंटेम्प्रेरी मतलब ट्रेडिशनल भी थी, कंटेम्प्रेरी भी है, लिविंग एट द सेम टाइम, उनको हम इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। अपने आप में उस कम्युनिटी को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, इंक्लूसिव होते हैं, सबको साथ में लेके चलने की बात होती है। एंड साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है डेफिनेटली ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस बाय ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स, ये सारी चीजें, ठीक है। तो 2003 के अंदर यहाँ पे यूनेस्को ने ये कन्वेंशन को अडॉप्ट किया, जिसके माध्यम से कोशिश ये करी कि इस तरह के जो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है उसको हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाएं। तो इस तरह से यूनेस्को ये पूरे दुनिया भर के अंदर इस तरह की लिस्ट मेंटेन करता है। इंडिया की तरफ से 15 एंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो डेफिनेटली आपको स्टैटिक पार्ट भी पता होना चाहिए, पर करंट रेलेवेंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अगर आप लोग ना इन 15 टॉपिक्स के बारे में, ये आपको ना पता होने चाहिए, ये आप लोगों ने आर्ट एंड कल्चर के अंदर पढ़ा हुआ होगा डेफिनेटली। और अगर मैं ना आपको चाहिए होगा तो मैं ना इसका जो राइटअप है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर अप कर दूंगा। हालांकि ये 15 के बारे में पढ़ना ये आप लोग अपने आर्ट एंड कल्चर के स्टार्टिंग में पढ़ते होंगे, पर अगर आपको जस्ट रिवीजन करनी है ना इन सब चीजों की, तो मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर इसका राइटअप शेयर कर दूंगा। वहां पर जाके भी आप इसको पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ऋषभ शर्मा सर PW, ये आप करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। और भी जो इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट होता है PDF वगैरह मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा ASI कॉपिंग ओल्ड स्टोन इंस्क्रिप्शंस। देखो सबसे पहले तो ना आपको एक चीज समझनी है, ये चीज क्या होती है, इसको बोला जाता है ई स्टैम्पेज। क्या बोला जाता है? ई स्टैम्पेज। समझना इस मुद्दे को होता क्या है। देखो जैसे ये पर्सन है ASI की तरफ से, ठीक है, अब यहाँ पर कोई आपको यहाँ पे इंस्क्रिप्शन थी इस पूरे रीजन के अंदर, ठीक है। अब हम पता क्या करते हैं, इन इंस्क्रिप्शन से जो भी आपके करेक्टर्स हो गया, राइट, या जो भी आपके सिंबल्स वगैरह थे, उनको हम क्या करना चाहते हैं, उनको कॉपी करना चाहते हैं। तो उस कॉपी करने के प्रोसेस को या करेक्टर्स को उठाने के पर्सपेक्टिव को हम बोलते हैं ई स्टैम्पेज। इसमें होता क्या है ना कि जो भी आपका पूरा पूरा इंस्क्रिप्शन है उसको एग्जैक्ट हम इमिटेट करने की कोशिश करते हैं ऑन एन इंक्ड पेपर। एक इंक पेपर के ऊपर आप इसको इमिटेट करने की कोशिश करते हो, फिर इस पेपर को आप जाके एनालिसिस कर लोगे, इस पे जो भी करेक्टर सिंबल्स मेंशन किए हुए हैं उसके माध्यम से आप इंस्क्रिप्शंस को अच्छे से स्टडी कर पाओगे। तो ये मेथड का नाम क्या है? ई स्टैम्पेज। ये मेथड का नाम आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ASI क्या कर रहा है, तमिलनाडु के अंदर जो तिरुचि डिस्ट्रिक्ट है वहां पर बहुत सारी जगह के ऊपर ये ई स्टैम्पेज वाला तरीका यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है ASI के द्वारा। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ यहाँ पे टेम्पल्स आइडेंटिफाई करे हैं। ये एक है आपका मथुरई वर्देश्वर टेम्पल, ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। एंड इवन आपका जो अग्नेश्वर टेम्पल है ये भी आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन टेम्पल्स को जब एनालिसिस किया गया इस पर्टिकुलर मेथड से, जिसको मैंने बताया ई स्टैम्पेज मेथड, इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद ये पता लगा है कि यहाँ पर जो थिरुवासी टेम्पल है ना, यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शंस है वो बिलोंग करती थी कुलुथोंगा चोला पीरियड को। एंड उसके अलावा जो अगर मैं बात करूं, जो पेरिया करुप्पा इसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस हैं वो बिलोंग करती है विजयनगरा किंगडम ऑफ 14th सेंचुरी। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कुछ 12th सेंचुरी की भी इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि पांड्या किंग सुंदर पांडियन जी को बिलोंग करती हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे, आपको पता होना चाहिए डेफिनेटली ई स्टैम्पेज का मीनिंग भी, एंड प्लस एट द सेम टाइम जो की फाइंडिंग्स यहाँ पे मिली हैं, कौन किस पर्टिकुलर पीरियड को बिलोंग करता है, ये भी थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। अगला दोस्तों हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सूडान क्राइसिस के रिगार्डिंग। देखो सूडान क्राइसिस को लगभग 1.5 साल हो चुका है। इवन यूपीएससी ने पिछले साल हमसे क्वेश्चन पूछा था, पर क्योंकि ये मुद्दा बार बार न्यूज में आता जा रहा है, बहुत सारे आर्टिकल्स पिछले दिनों में यहाँ पे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में एक बार फिर से रिवीजन कर लेनी चाहिए। देखो सूडान के ऊपर अब जो क्वेश्चन बनेगा ना वो थोड़ा सा ज्यादा लोकेशन स्पेसिफिक ज्यादा बनेगा। जब मैं बात करता हूँ ना, ये देखो ये है आपकी सूडान की लोकेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको रेड सी देखने को मिल जाएगा। पहली सबसे बात इंपॉर्टेंट ये अपने आप में एक नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन कंट्री आपको देखने को मिल जाती है। और देखो यहाँ पर ना सूडान के अंदर कोई नई बात नहीं है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना। एक्चुअल में क्या हुआ था, सूडान को 1956 के अंदर आपको इंडिपेंडेंस देखने को मिली, एंड तब से लेकर आज तक
15 से भी ज्यादा मिलिट्री कू हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पर 21वीं सदी के अंदर होता क्या है ना, 21st सेंचुरी के अंदर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी कभी इकोनॉमी को दिक्कत आती है तब डेफिनेटली लोग उठते हैं, लोग अपनी आवाज उठाते हैं। तो इकोनॉमी ना बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी सूडान की 21वीं सदी के अंदर। प्लस यहाँ पर जो रेशियल और एथनिक टेंशन हैं वो भी अपने आप में बहुत बड़ा मेजर रीजन रहे कॉन्ट्रीब्यूट करने के रिगार्डिंग। उस वजह से पता क्या होता है, एक तो जो सूडान की आर्म्ड फोर्सेज हैं, एंड दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ क्या है, वहां की जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इन दोनों के बीच में ना एक बहुत बड़ा रिफ्ट हमें देखने को मिला, जिस वजह से जो सूडान की कैपिटल सिटी है दैट इज खार्तूम, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट तो यहां से हुआ था, फिर धीरे धीरे पूरे सूडान में वो फैल गया, जिस चक्कर में आज के समय अगर हम बात करें ना 12 मिलियन से भी ज्यादा सूडानीज लोग ऐसे हैं जो एक तरह से डिस्प्लेस हो चुके हैं, जिस वजह से दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस हमें ग्लोबली ये देखने को मिल जाएगा। और क्या हमें पता होना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि थोड़ी सी और लोकेशन में आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर आप इस पिक्चर में आप नोटिस कर पा रहे होंगे, ये है खार्तूम, जो कि इसकी क्या है, कैपिटल सिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब इसी के परस्पेक्टिव से ना आपको मैं थोड़ा सा नाइल रिवर समझाने की कोशिश करता हूँ। समझना, मैं आता हूँ इस मुद्दे के ऊपर क्यों मैं समझा रहा हूँ। ये देखो, ये है आपकी ब्लू नाइल रिवर जो मैं आप यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, और यहाँ पर लेक विक्टोरिया से स्टार्ट होती है आपकी व्हाइट नाइल रिवर। ठीक है, ये रही आपकी व्हाइट नाइल, और यहां से आपकी आई थी ब्लू नाइल। ये दोनों कहां पे मिल रही हैं, ये वाली जगह के ऊपर। ये जगह और कोई नहीं, ये आपकी खार्तूम ही है। तो सूडान के अंदर खार्तूम के बिल्कुल पास में आपकी ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल रिवर बनती है। आगे जाके वो नाइल रिवर बन जाती है, एंड अकॉर्डिंगली वो मूव ऑन करती करती इजिप्ट के थ्रू आगे मेडिटेरियन सी के अंदर यहाँ पे आगे अपने पानी वहां पे डाल देती हैं। तो ये बात आपको डेफिनेटली यहाँ पे पता होनी चाहिए सूडान के पर्सपेक्टिव से। सूडान में ना और भी एक दो चीजें यहाँ पे डेफिनेटली न्यूज में रही थी। एक जो जगह थी आपकी एबे रीजन के रिगार्डिंग, सूडान के एबे रीजन के अंदर ना इंडिया ने ऑल वुमेन कंटिजेंट भी भेजा था। तो जो एबे रीजन है ना यहाँ सूडान के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हमारे जो ब्लू हेलमेट होते हैं ना, आप लोग जानते होंगे यूनाइटेड नेशन के जो ब्लू हेलमेट्स के बारे में, कहीं पर भी शांति एस्टेब्लिश करना हो, राइट, वहां पर वापस से पीस को रिस्टोर करना हो, तो वहां पर सीज फायर मेंटेन करने के लिए या पीस को मेंटेन करने के लिए ब्लू हेलमेट्स का यूएन इस्तेमाल करता है, जो कि अपने के लिए क्या करते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए काम करते हैं। प्लस एट द सेम टाइम जो रोल होता है इनका, वो नॉन कॉम्बैट रोल होता है। नॉर्मली ये किसी के ऊपर फायर नहीं करते एक्सेप्ट इन केस ऑफ सेल्फ डिफेंस, बट अदरवाइज ये नॉर्मली फायर नहीं करते। तो इंडिया का ना ऑल वुमेन कंटिजेंट यहाँ पे गया था सूडान के एबे रीजन के अंदर। तो इस वजह से ये एबे रीजन का भी आपको पता चाहिए कि ये भी आपका सूडान में ही आता है। इवन आपका जो डार्फुर रीजन है ना, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, तो ध्यान में रखना, ये डार्फुर रीजन भी आपका सूडान में ही हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन थी सूडान के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करूँ ना, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी डेफिनेटली हमने भी अपने नेशनल्स को यहाँ पे इवैक्यूएट किया जब अप्रैल 2023 में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा। प्लस एट द सेम टाइम हमारा देखो 2022-23 में ना काफी अच्छा खासा ट्रेड होता था सूडान के साथ, और हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे। मतलब 9, अगर हम $9 का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो $1 का इंपोर्ट कर रहे थे, यानी कि इंडिया के फेवर में ये बहुत मैसिव लेवल पे ट्रेड था। पर ये चीज होना, ये कॉन्फ्लिक्ट का होना हमारे लिए ट्रेड में भी दिक्कतें पैदा कर रहा है। 2003 के अंदर हमने लगभग $2.5 बिलियन के आसपास की इन्वेस्टमेंट करी थी सूडान के अंदर। अब वो इन्वेस्टमेंट का कैसे आगे करेगा वो भी एक डाउटफुल है। प्लस एट द सेम टाइम जो हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखा है $700 मिलियन का, वो भी एक क्वेश्चन मार्क में आ चुका है। प्लस एट द सेम टाइम इंडिया और सूडान के रिश्ते इसलिए भी अच्छे थे क्योंकि सूडान से बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ने आते थे, बहुत सारे लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए आते थे इंडिया के अंदर, पर वो भी काफी हद तक रुक गया है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे सूडान क्राइसिस के बारे में जो हमें पता होने चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 के बारे में। देखो, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट ये कंप्लीट हो चुका है, 28 से 30 अगस्त तक था ये पिछले दिनों के अंदर। अब फाइनली इसका यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। इस बार का जो थीम था दैट वाज ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस, रिस्पॉन्सिबल एआई, इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट। अब आप लोगों के दिमाग में एक पहली डाउट तो आएगा कि सर आखिर ये फिनटेक क्या होता है। आपने वर्ड यूज किया ना, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, ये फिनटेक होता क्या है। देखो, अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए आपके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम यहाँ पे बोलते हैं फिनटेक। एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूं डिजिटल पेमेंट की, अब पेमेंट हो रहा है यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर अगर आप यूपीआई का, गूगल पे का, फोन पे का, इन सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, फाइनेंस की फील्ड के लिए आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। आजकल आप नोटिस कर रहे हो लोन लेना या लोन देना कितना आसान हो चुका है, कंपैरेटिवली काफी आसान हो चुका है। बहुत सारी आपकी एप्स बन चुकी हैं। तो एप्स क्या है, आपकी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से लेंडिंग आसान हुई। आपने P2P, पीयर टू पीयर लेंडिंग के बारे में सुना होगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फाइनेंस की फील्ड को इंपैक्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने नियो बैंकिंग के बारे में जानते होंगे।
नियो बैंक्स क्या होते हैं? नियो बैंक्स ऐसे बैंक होते हैं जो केवल और केवल डिजिटल होते हैं, राइट? कोई इनकी फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती, राइट? मोबाइल ऐप से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वर्क करते हैं। तो ये भी फाइनेंस की फील्ड को इफेक्ट कर रहा है यूजिंग द टेक्नोलॉजी। तो होता क्या है ना, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की वजह से फाइनेंशियल सर्विसेज को एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड यूजर फ्रेंडली मैनर के अंदर आप यहाँ पर पहुंचा सकते हो। यही होता है आपका फिनटेक। अब आप जान गए होंगे कि डेफिनेटली सर फिनटेक की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एंड फ्यूचर में तो ये इंपॉर्टेंस बढ़ती ही जाने वाली है, राइट? इसी वजह से यहाँ पर इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज या फेस्ट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं ताकि एक तरह से ना फिनटेक सिस्टम के अंदर हम आपस में डिस्कशन कर पाएं, कैसे आपस में इनोवेशन हो गया, नॉलेज एक्सचेंज हो गया, उनको एक तरह से बढ़ा पाएं। प्लस यहाँ पर ग्लोबल फिनटेक अवार्ड भी यहाँ पे दिए जाते हैं जो कि मदद करते हैं इंडिविजुअल्स को, एंटरप्राइजेस को इस फील्ड में रिकॉग्निशन प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर दरअसल में जो हर साल इस तरह से फेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जाता है ना, यहाँ पर डेफिनेटली एनपीसीआई तो है ही है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके अलावा पीसीआई, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, और आपका फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल यहाँ पर भी इन्वॉल्व होता है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में भी। यहाँ पर दरअसल में ना बहुत सारे अलग अलग एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, जैसे प्रीपेड पेमेंट इशूअर्स हो गया, मर्चेंट बैंक्स हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स के काम करता है ताकि इंश्योर किया जा पाए कि हम लोग ना ट्रेवल कर पाए फ्रॉम कैश सोसाइटी टू अ लेस कैश सोसाइटी। यहाँ पर इन्होंने कैशलेस नहीं बोला, इन्होंने बोला कि हम कम कैश इस्तेमाल करें, तो उसके लिए यहाँ पे ये काम करता है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं आपकी फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल की, ये भी डेफिनेटली इस सेक्टर में काम करता है, डिफरेंट डिफरेंट जहां पे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और टेक्नोलॉजी स्पेस के रिगार्डिंग एंड अकॉर्डिंगली काम इसका यही है कि कैसे इस फील्ड के अंदर और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जा पाए। डिजिटल लैंडिंग, वेल्थ टेक, इंश्योरटेक, डीएफएसपी, रेगटेक, एग्री फिनटेक हो गया, ब्यूरोस हो गया, उन सभी चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग ये काम करता है। तो आई होप आपको ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 के बारे में पता लग गया होगा। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है जापान हीट रेजिस्टेंट राइस के बारे में। देखो जापान के अंदर राइस की बहुत मैसिव लेवल पे शॉर्टेज हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना एक्सट्रीम वेदर की वजह से यहाँ पे पिछले साल की जो क्रॉप थी वो डैमेज हो चुकी है। अब इस वजह से क्या हो रहा है, राइस की हीट रेजिस्टेंट वैराइटीज को यहाँ पे डेवलप किया गया है और इसी का आपको नाम ध्यान में रखना है, हिमोकोरो। ये जो नाम है ना, यही आपकी नई हीट रेजिस्टेंट प्लांट वैरायटी है जो कि जापान के द्वारा डेवलप करी गई है। अब यहाँ पर आपको कल्टीवेटिंग और क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ सीड्स को देखने को मिल जाएगा। एक्चुअल में क्या है ना, क्रॉस पॉलिनेशन इसी को बोलते हैं जब आपके एक प्लांट के एंथर से जो पॉलन होते हैं वो ट्रांसफर किया जाता है दूसरे प्लांट के स्टिग्मा को। आप लोगों ने इनको पढ़ा होगा, एंथर, स्टिग्मा, इन सब चीजों को। तो एक प्लांट के एंथर से जब पॉलन को ट्रांसफर किया जाता है दूसरे प्लांट के स्टिग्मा ऑफ द सेम स्पीशीज को, उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कर देते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन का यहाँ पे फायदा ये होता है कि आपके दोनों पेरेंट प्लांट्स के ना फीचर्स यहाँ पे कंबाइन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आ जाती है एंड अकॉर्डिंगली जो भी आपको उसमें एडिड बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, जैसे आपका डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए या और बेनिफिशियल ट्रेट्स हैं या इनहेंस्ड विगर हो गया, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो डेफिनेटली आप इस जापान की नई हीट रेजिस्टेंस राइस वैरायटी का नाम ध्यान में रखिएगा, दैट इज हिमोकोरो। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब चल लेते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। आज का आपका होमवर्क 2 एमसीक्यूज रहेंगे। पहला आपका होमवर्क रहेगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रिगार्डिंग एंड दूसरा आपका होमवर्क रहेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रिगार्डिंग। ठीक है, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो एक बात आप समझो, यहाँ पर ना एमसीक्यू कराने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको आंसर रटवा दूं या फिर कुछ और करूं। यहाँ पर ना आंसर तक कैसे पहुंचा जाता है, कैसे क्वेश्चन को आपको अप्रोच कैसे करना है, वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। अब देखो कई बार क्या हो सकता है, किसी बच्चे ने हो सकता है कन्वर्टिबल बॉन्ड्स ना पढ़े हों, बट डेफिनेटली उसने बॉन्ड तो पढ़ा होगा, है कि नहीं? बॉन्ड तो पढ़ा ही होगा। बॉन्ड नहीं पढ़ रहे तो फिर क्या ही यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, है ना? बॉन्ड का मतलब होता है किसी को एक तरह से कर्जा देना, है ना? मतलब इट्स काइंड ऑफ अ डेट इंस्ट्रूमेंट, राइट? अब बॉन्ड के अंदर होता क्या है, बॉन्ड के अंदर ऐसा होता है कि मान लो मुझे पैसे की जरूरत थी, ठीक है ना? आज के दिन आपने मुझे 100 रुपया दे दिया। अब अगर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है इस बॉन्ड के ऊपर 100 रुपीज और 10% दिया हुआ है, तो पहले साल के अंत में मैं आपको 10 रुपए दे दूंगा, दूसरे साल के अंत में भी 10 रुपए दे दूंगा, ये कूपन जो मैं आपको दे रहा हूँ। एंड अगर इसका टाइम पीरियड 3 साल का ही है तो तीसरे साल के एंड में 10 रुपए तो दूंगा ही दूंगा, प्लस एट द सेम टाइम ये जो पूरा का पूरा पैसा था जो मैंने आपसे उधार पे लिया था, मुझे वो भी रिटर्न करना पड़ेगा। दिस इज हाउ नॉर्मल बॉन्ड वर्क्स, है ना? बॉन्ड हालांकि होते बहुत से तरह के, जीरो कूपन बॉन्ड भी होते हैं, पर अगर जो कूपन बॉन्ड की बात करूं तो हर साल ये जो 100 के ऊपर 10% था ना, वो मुझे हर साल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। एंड इन एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड, एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी, जो पैसा मैंने लिया था आपसे, मैं अकॉर्डिंगली वो आपको वापस कर दूंगा। यही होता है बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। अब पता क्या होता है, कन्वर्टिबल बॉन्ड, आगे वर्ड क्या है, कन्वर्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने आपसे कर्जा लिया था ना, मैंने आपसे डेट लिया था। अब हो सकता है मैं पता क्या कहूँ, आपको एक ऑप्शन दे दूं कि 3 साल के बाद ना आप ऐसा कर सकते हो, ये जो 100 रुपया आपने मुझे उधार पे दिया था, आप ऐसा कर सकते हो, इसको कन्वर्ट कर सकते हो किस चीज के अंदर, इक्विटी के अंदर। यानी कि आप इसको शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। आपका 100 रुपया यहाँ पे लगा रहेगा,
पर आप उस 100 रुपए के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपका हिस्सा बनेगा, आप उस हिस्सों के मालिक बन जाओगे, है ना? कि मैं आपको 100 रुपया वापस नहीं कर रहा यहाँ पे, आप मेरी कंपनी का हिस्सेदार बन गए हो। तो इसी को बोलेंगे ना कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल मतलब कन्वर्ट कर सकते हो किस चीज को, आप अपने डेट को या अपने बॉन्ड को इक्विटी के लिए। बॉन्ड मतलब कर्जा था एक तरह से, इक्विटी आपकी हिस्सेदारी होगी, तो कर्जे को आपने एक तरह से हिस्सेदारी में कन्वर्ट कर दिया, इसी को बोलते हैं कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। अब क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन है, आपके पास मैंने एक ऑप्शन दिया कि आप इसको बाद में क्या कर पाओगे, इक्विटी के अंदर कन्वर्ट कर पाओगे, तो डेफिनेटली कन्वर्टिबल बॉन्ड्स में आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो थोड़ा कम ही मिलेगा ना, क्योंकि मैं आपको एक एडिशनल बेनिफिट दे रहा हूं कि आपके पास हक है या आपके पास ऑप्शन है एक तरह से इसको कन्वर्ट करने का। अगर मैं आपको कुछ बेनिफिट एक्स्ट्रा दे रहा हूं तो कहीं से थोड़ा पैसा काटूंगा भी तो सही, तो कहां से काटूंगा, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर नहीं भी पता था ना आपको कन्वर्टिबल बॉन्ड का मतलब, तब भी ये स्टेटमेंट तक आप पहुंच सकते थे। दूसरा कह रहा है द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन ऑफ राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस। अगर आपके पास ना, आपको बाद में लगता है कि यार ये तो मुझे सिर्फ 10-10 रुपए ही मिल रहे हैं, बहुत ही कम यहाँ पे मिल रहा है, अब मैं क्या चाहता हूँ इसको इक्विटी में कन्वर्ट करना जहां से मुझे हो सकता है ज्यादा फायदा हो, तो डेफिनेटली राइजिंग कंज्यूमर प्राइस यानी कि इन्फ्लेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक मदद मिल सकती है, क्योंकि फिर आप यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर पाओगे। कई बार आपको ऐसा लगता है ना यार एफडी में पैसा डाला है सिर्फ 5% मिल रहा है, अगर शेयर मार्केट में डाल दिया तो 10% या 15% मिल जाता, तो यही बात ये कह रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पे दोनों दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। उसके अलावा यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से क्या चीजें हैं जो इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट है। अब देखो हो सकता है किसी बंदे ने ये भी ना पढ़ा हो कि इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, पर क्या मैंने आपको अभी इनटेंजिबल का मतलब नहीं बताया, अभी बता के हटाऊं यार। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, वहां मैंने आपको बताया था इंटेंजिबल का मतलब वो होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते, है ना? मुझे एक चीज बता दो, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप टच कर सकते हो? आप बोलोगे सर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब मेरे फैक्ट्री में माल बन के रेडी है, ठीक है, जैसे मैंने मोबाइल फोन की मान लो मेरी फैक्ट्री है, तो मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी रहती है उसकी। अब मोबाइल फोन को तो मैं टच कर ही सकता हूँ, तो भाई इन्वेंट्री क्या हुआ, मेरा इन्वेंट्री मेरा टेंजिबल हुआ, इसको मैं टच कर सकता हूँ, है ना, जो मेरे सामान पड़ा हुआ है गोडाउन के अंदर। पर मेरा ब्रांड रिकॉग्निशन, जैसे पीडब्ल्यू का ब्रांड है, अब ब्रांड को थोड़ी आप टच कर पाओगे, तो ये तो इंटेंजिबल हुआ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किसी के दिमाग के रिगार्डिंग जो होता है उसको आप इंटेंजिबल ही बोलोगे, क्योंकि उसको आप टच ही नहीं कर पा रहे। एंड आपके पास मान लो क्लाइंट की मेलिंग लिस्ट है, अब ये भी इंटेंजिबल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपको इनटेंजिबल का मतलब पता होगा कि जिसको आप टच नहीं कर सकते, तो आप देखते हैं कि भाई 1, 3 एंड 4 को आप टच नहीं कर पाओगे, 2 आप टच कर पाओगे, तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो ओनली 3 विल बी द राइट आंसर। तो इकोनॉमी ना अपने आप में बहुत ही लॉजिकल है, अगर आपको सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होगी, अगर आपको कंसेप्चुअल समझदारी है कि कैसे आंसर तक पहुंचना है। एंड मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से वो चीजें सिखाता रहूं, ठीक है। आगे आज का आपका ट्रू एंड फॉल्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनका आंसर आप ट्राई करके मुझे बता सकते हो इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा फॉल्स है। कल मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था एक था स्पर्श पोर्टल के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये एपीएमसी मंडीज के रिगार्डिंग तो नहीं है, यहाँ पर ये डिजिटल पेंशन सिस्टम हमने यहाँ पे देखा था जो कि पेंशन प्रोसेस को आसान करता था फॉर डिफेंस पर्सनस। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। फ्लोराइड की बात करें तो ग्राउंड वाटर के अंदर नेचुरली पाया जाता है, यस दैट इज करेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं ना, तो देखो आप लोगों ने ये बात जानते होंगे कि जितना आप इक्वेटर के पास में होते हो उतना, मतलब इक्वेटर पे तो होता ही नहीं कोरियोलिस इफेक्ट, जैसे जैसे आप ऊपर मूव करते रहते हो पोल्स की तरफ अकॉर्डिंगली स्ट्रॉन्गर होता रहता है, तो वीकेस्ट नहीं है ये, स्ट्रॉन्गर होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। समुद्र प्रताप की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पर ये इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ जो पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है उसको यहाँ पे हमने समुद्र प्रताप बोला था, तो ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। रूमी 1 की बात करें तो कोई फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर यहाँ पे ये नहीं है, बल्कि ये क्या है, इंडिया के द्वारा पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जो बनाया गया है दैट इज रूमी 1, तो ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।